लाइक सब्सक्राइब एंड अब हम कमेंट। एक प्रश्न देखेंगे। डिक्री एवं आदेश में अंतर कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। डिक्री, पहला अंतर देखेंगे। डिक्री को संहिता की धारा 2(2) में परिभाषित किया गया है। आदेश को संहिता की धारा 2(14) में परिभाषित किया गया है। दूसरा अंतर, डिक्री पक्षकारों के किन्हीं या सभी अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करती है। आदेश के द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण हो भी सकता है और नहीं भी। तीसरा अंतर, डिक्री केवल वाद में ही पारित की जा सकती है। आदेश वाद के सिवाय अन्य कार्यवाहियों में भी पारित किया जा सकता है। चौथा अंतर, डिक्री प्रारंभिक या अंतिम दो प्रकार की होती है। आदेश में कोई प्रकार नहीं होता है, आदेश अंतिम होता है। पांचवा अंतर, विधि के प्रश्न पर डिक्रियों के विरुद्ध द्वितीय अपील की जा सकती है। विधि के प्रश्न पर आदेशों के विरुद्ध तृतीय अपील नहीं हो सकती है। छठा अंतर, जब तक इस संहिता द्वारा प्रतिबंधित न हो प्रत्येक डिक्री के विरुद्ध अपील हो सकती है। प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होती है, केवल धारा 104 तथा 43 के नियम 1 में उपबंधित आदेशों के विरुद्ध अपील को छोड़कर किसी आदेश की अपील नहीं होती है। अगला प्रश्न, निर्णीत ऋणी कौन होता है, संक्षेप में बताइए। हु इज जजमेंट डेटर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। अब हम जानेंगे निर्णीत ऋणी। निर्णीत ऋणी निर्णीत ऋणी के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(10) में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार निर्णीत ऋणी वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई हो या उसके विरुद्ध किसी वाद में निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो। धारा 2(10) में दी गई निर्णीत ऋणी की परिभाषा में निर्णीत ऋणी का कोई विधिक प्रतिनिधि तथा समुपदेशयति भी शामिल है। वह व्यक्ति जो खर्चे के लिए एक प्रतिभू होता है और जिसके विरुद्ध खर्चे की कोई डिक्री पारित की गई है, वह निर्णीत ऋणी नहीं होता है। किसी वाद का ऐसा पक्षकार जिसके विरुद्ध खर्चे की डिक्री पारित नहीं की गई है, वह निर्णीत ऋणी की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु एक प्रोफार्मा प्रतिवादी जिसके विरुद्ध विभाजन की कोई डिक्री पारित की गई है, वह एक निर्णीत ऋणी माना जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। निर्णय को परिभाषित कीजिए। डिफाइन जजमेंट। देखेंगे उत्तर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(9) के अनुसार निर्णय से तात्पर्य है किसी न्यायालय द्वारा किसी वाद में दिए डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। दूसरे शब्दों में, निर्णय किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिया गया वह फैसला होता है जो किसी वाद में पारित किया जाता है। निर्णय में न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री या दिए गए आदेश में उन आधारों का कथन होता है जिसके द्वारा कोई पक्षकार कुछ पाने के योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। आदेश को समझाइए। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से, आदेश से आप क्या समझते हैं। अब हम जानते हैं, देखते हैं क्या होता है आदेश। आदेश को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(14) में परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार
आदेश सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की वह प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो डिक्री नहीं है। किसी न्यायालय का फैसला या तो डिक्री या आदेश हो सकता है। इसके विरुद्ध अपील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डिक्री एवं आदेश के बीच अंतर उस फैसले की प्रकृति पर निर्भर करता है, अभिव्यक्त करने के ढंग पर नहीं, क्योंकि दोनों ही परिभाषाओं में औपचारिक अभिव्यक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है। डिक्री एवं आदेश दोनों ही एक न्यायालय के निर्णय होते हैं। आदेश वाद के किसी भी प्रक्रम पर जारी किया जा सकता है। एक वाद में एक से अधिक आदेश भी जारी किए जा सकते हैं तथा केवल एक ही आदेश भी जारी किया जा सकता है। आदेश की अपील की प्रक्रिया सीमित है, जैसा कि डिक्री के विरुद्ध अपील के संबंध में संहिता में उपबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यवहार प्रकृति के वाद। स्टेट मीनिंग ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर। सिविल नेचर के सूट जो होते हैं उसको समझते हैं। आइए उत्तर देखें। व्यवहार प्रकृति के वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अंतर्गत व्यवहार प्रकृति के वाद से संबंधित विधि वर्णित है। इस धारा के अनुसार विधिक उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय प्रत्येक सिविल मामले का विचारण कर सकेगा जब तक कि स्पष्ट या विवक्षित रूप से उसे मामले का संज्ञान करने से रोका न गया हो। सिविल वाद का अर्थ है एक व्यक्ति के रूप में नागरिक से संबंधित दीवानी अधिकार। दीवानी वाद के अंतर्गत दीवानी अधिकारों का अवधारण एवं प्रवर्तन आता है। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार व्यवहार प्रकृति का वाद उस वाद को कहते हैं जिसमें संपत्ति संबंधी या वाद संबंधी या अन्य कोई सिविल अधिकार प्रतिवादित है। आइए अब एक अंतर देखते हैं। प्रश्न है, प्रांग न्याय एवं प्रलक्षित प्रांग न्याय में अंतर कीजिए। प्रांग न्याय एवं प्रलक्षित प्रांग न्याय में अंतर। पहला अंतर, प्रांग न्याय का नियम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा में वर्णित है। प्रलक्षित प्रांग न्याय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के चौथे स्पष्टीकरण में वर्णित है। दूसरा अंतर देखेंगे, प्रांग न्याय का नियम किसी वाद या विवाद्यक में प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है। प्रलक्षित प्रांग न्याय का नियम किसी वाद या विवाद्यक में विवक्षित यानी अप्रत्यक्ष रूप से लागू होता है। तीसरा अंतर, प्रांग न्याय का नियम वह है जबकि एक बार किसी विवाद का निर्णय एक ही पक्षकारों के बीच हो चुका रहता है तथा पुनः उसी विषय पर पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है। प्रलक्षित प्रांग न्याय वह है जब पक्षकारों के किसी वाद में किसी विषय पर विवाद करने का मौका मिला था या मिलना चाहिए था मगर उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया, तब पुनः उस विषय को अगले वाद में वाद संस्थित करने से रोक दिया जाएगा। चौथा अंतर, प्रांग न्याय के नियम के अंतर्गत विवाद्यक विषय पर पक्षकारों को वास्तविक रूप से विवाद करने का मौका मिल चुका रहता है। प्रलक्षित प्रांग न्याय के अंतर्गत पक्षकारों को स्वयं की चूक या व्यतिक्रम या किसी अन्य कारण से विवाद करने का अवसर नहीं मिला रहता है।
और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, विधिक प्रतिनिधि को समझाइए। एक्सप्लेन लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? उत्तर देखेंगे, विधिक प्रतिनिधि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 211 विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार विधिक प्रतिनिधि से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि के दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता है या मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है, और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है या उसी हैसियत में उसके विरुद्ध वाद लाया जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति भी विधिक प्रतिनिधि होगा जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यायगत होती है। जैसे मृतक का उत्तराधिकारी मृतक के स्वत्व का प्रशासक अथवा निष्पादक आदि। उदाहरण के लिए अ जो एक प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है, अ के मरणोपरांत उसकी संपत्ति बा पर न्यागत होती है। यहाँ पर ब विधिक प्रतिनिधि होगा। इसी तरह से यदि अ पर कोई प्रतिनिधिक वाद लाया जाता है तो उसके मरणोपरांत बा जिसको उसकी संपत्ति न्यागत होती है विधिक प्रतिनिधि होगा। एक विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा में वह व्यक्ति भी आता है जो मृत व्यक्ति की संपत्ति में दखलंदाजी करता है, चाहे भले वह कोई अपरिचित व्यक्ति हो। अब एक केस है वो देखेंगे हम लोग। आंध्र बैंक बनाम श्रीनिवासन AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह निर्णीत किया गया है कि धारा 2 की उपधारा में हुई विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा में ऐसा वसीयतदार भी आएगा जिसको मृत व्यक्ति की संपत्ति अंशतः किसी वसीयत के माध्यम से प्राप्त होती है। एक प्रश्न देखेंगे, वाद की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन नेचर ऑफ सूट्स। उत्तर, मामले की प्रकृति के आधार पर वादों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सिविल प्रकृति के वाद तथा दूसरा, फौजदारी या आपराधिक प्रकृति के वाद। सिविल प्रकृति के वाद ऐसे मामलों में दायर किए जाते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के हक या स्वत का प्रश्न अंतर्ग्रस्त होता है, जबकि फौजदारी वाद ऐसे मामलों में दायर किए जाते हैं जिनमें व्यथित व्यक्ति के शरीर के प्रति किसी प्रकार की हिंसा का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। सिविल प्रकृति के वाद न्यायालय को या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को वाद पत्र संस्थित करके दायर किए जाते हैं, परंतु आपराधिक प्रकृति के वाद थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट देकर, मतलब FIR कराकर या मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करके दायर किए जाते हैं। सिविल वाद मुख्यतः व्यथित व्यक्ति द्वारा दायर किए जाते हैं, परंतु आपराधिक मामलों से संबंधित वाद सामान्यतः पीड़ित व्यक्ति की ओर से राज्य द्वारा दायर किए जाते हैं। सिविल वादों में पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय सामान्यतः डिक्री जारी करता है, जबकि आपराधिक वादों में न्यायालय सामान्यतः दंडादेश पारित करता है। सिविल वाद सिविल न्यायालयों में दायर किए जाते हैं, जबकि आपराधिक वाद आपराधिक न्यायालयों में दायर किए जाते हैं। आपराधिक मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सिविल मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अधिक जटिल और विस्तृत होती है।
जबकि सिविल मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, आज्ञप्ति को परिभाषित कीजिए। आज्ञप्ति के अनिवार्य तत्व क्या हैं और वे आदेश से किस प्रकार भिन्न हैं। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से देखिए, डिक्री क्या है, इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। डिक्री कितने प्रकार की होती है। प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री में अंतर बताइए। किन मामलों में प्रारंभिक डिक्री अनिवार्य होती है। आज्ञप्ति को परिभाषित कीजिए। आज्ञप्ति के अनिवार्य तत्व क्या हैं। प्रारंभिक आज्ञप्ति एवं अंतिम आज्ञप्ति में अंतर कीजिए। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी पढ़ के बताया। एक और प्रकार से पूछा जा सकता है, डिक्री से आप क्या समझते हैं। डिक्री के आवश्यक तत्व बताइए। प्रारंभिक डिक्री व अंतिम डिक्री में अंतर बताइए। अब हम जानेंगे डिक्री की परिभाषा। डिक्री होता क्या है। जैसा कि प्रश्न का दूसरा स्वरूप मैंने अभी बताया था, डिक्री क्या है। अब हम उत्तर देखेंगे कि डिक्री क्या है। डिक्री की परिभाषा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2.2 में डिक्री शब्द को परिभाषित किया गया है। डिक्री का हिंदी अर्थ आज्ञप्ति होता है, जबकि सामान्य बोलचाल की भाषा में डिक्री शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। धारा 2.2 में दी गई डिक्री शब्द की परिभाषा के अनुसार, डिक्री एक न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो किसी वाद में उत्पन्न किन्हीं या सभी विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण करती है। डिक्री या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। यह समझा जाएगा कि डिक्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण आता है। परंतु डिक्री के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं। कौन डिक्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। क, ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। ख, व्यतिक्रम के कारण वाद को खारिज करने वाला कोई आदेश। ये डिक्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे डिक्री के आवश्यक तत्व। एसेंशियल्स ऑफ डिक्री। डिक्री के आवश्यक तत्व क्या हैं। एस सतनाम सिंह बनाम सुरेंद्र कौर AIR 2009, सुप्रीम कोर्ट 1089 ये वाद नंबर है। तो ये 2009 का जो वाद है, एस सतनाम सिंह बनाम सुरेंद्र कौर, देखते हैं क्या है कि वाद सहित अनेक वादों में उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय ने डिक्री के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। इसमें दिए गए निर्णय के आधार पर एक डिक्री के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। अब डिक्री के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत एक केस भी है। अब देखते हैं आवश्यक तत्व। पहले हम जानेंगे डिक्री के आवश्यक तत्व और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला तत्व है डिक्री का न्याय निर्णयन। दूसरा, न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति। तीसरा, औपचारिक अभिव्यक्ति का वाद में होना। चौथा, अधिकारों का निर्धारण। और पांचवा, अवधारण का निश्चायक होना। अब देखेंगे नंबर 1 पे न्याय निर्णयन। न्याय निर्णयन से तात्पर्य न्यायालय द्वारा किसी वाद में दिए गए किसी विषय के संबंध में उसके न्यायिक निष्कर्ष से है। केवल सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा ही न्याय निर्णयन पारित किया जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। अब दूसरा इसका आवश्यक तत्व देखेंगे।
न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति। डिक्री का दूसरा आवश्यक तत्व उस न्याय निर्वचन की औपचारिक अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में, पक्षकारों द्वारा अपने वाद में किए गए वाद के संबंध में न्यायालय से या उसे स्वीकार किया हो या अस्वीकार। औपचारिक अभिव्यक्ति डिक्री के प्रारूप में की गई होनी चाहिए। औपचारिक अभिव्यक्ति का वाद में होना। न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति का किसी वाद में पारित किया गया होना चाहिए। वह वाद किसी सक्षम न्यायालय की अधिकारिता वाले न्यायालय में दाखिल किया गया होना चाहिए, क्योंकि डिक्री किसी वाद में ही पारित की जा सकती है। न्यायालय की किसी अन्य कार्यवाही में डिक्री पारित नहीं की जा सकती, समुचित रूप से संस्थित किए गए वाद को छोड़कर। अधिकारों का निर्धारण, जो चौथा इसका डिक्री का आवश्यक तत्व है, चौथा क्या है देखेंगे। अधिकारों का निर्धारण। डिक्री का चौथा आवश्यक तत्व है वाद के विवादग्रस्त किन्हीं या सभी विषय के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया जाना। अधिकारों का निर्धारण अंतिम रूप से होना आवश्यक है। पांचवा देखते हैं क्या है, अवधारण का निश्चायक होना। डिक्री की पांचवी और अंतिम शर्त है वाद के विवादग्रस्त विषयों का अंतिम या निश्चायक रूप से अवधारण किया गया हो। इसके द्वारा उस वाद की कोई भी कार्यवाही शेष नहीं रहती, अर्थात वाद का पूर्णतया समापन हो जाता है। अब यहां से हम देखेंगे डिक्री के प्रकार। काइंड्स ऑफ डिक्री। संहिता की धारा 2.2 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार डिक्री दो प्रकार की होती है। पहली प्रारंभिक डिक्री, दूसरी अंतिम डिक्री। अब हम जानेंगे यहाँ से कि प्रारंभिक डिक्री क्या होता है और अंतिम डिक्री क्या होता है। तो आइए पहले हम देखते हैं प्रारंभिक डिक्री। प्रारंभिक डिक्री कुछ वाद ऐसे होते हैं जिसमें सीधे अंतिम डिक्री पारित नहीं की जाती है, अपितु उसके पूर्व एक डिक्री पारित की जाती है ताकि पीड़ित पक्षकार को तत्काल अनुतोष प्राप्त हो सके। प्रारंभिक डिक्री तब पारित की जाती है जब वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पहले और भी कार्यवाही की जानी शेष रहती है। प्रारंभिक डिक्री किसी वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं करती है, अपितु पक्षकार को तात्कालिक अनुतोष प्रदान करती है। निम्नलिखित मामलों में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। देखते हैं ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। नंबर 1, विभाजन तथा पृथक कब्जे के वाद में। नंबर 2, किराया, स्थावर संपत्ति के कब्जे तथा अंतःकालीन लाभों के लिए वाद में। नंबर 3, भागीदारी के वाद में। नंबर 4, पुरोबंध के वाद में। ये 4 प्रकार के लगभग मामले बताए गए हैं, इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं अंतिम डिक्री। अंतिम डिक्री क्या होती है? फाइनल डिक्री। अंतिम डिक्री वह डिक्री होती है जो न्याय निर्णयन के रूप में वाद को अंतिम रूप से निपटा देती है। दूसरे शब्दों में, जब न्याय निर्णयन द्वारा वाद में विवादग्रस्त विषयों का अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा निपटारा कर दिया जाता है तथा उस वाद में आगे और कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है, तब यह कहा जाता है वह डिक्री अंतिम डिक्री है। अंतिम डिक्री वहाँ भी अंतिम हो जाती है जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वह पारित की गई हो तथा उसके विरुद्ध अपील न की गई हो तथा अपील की अवधि समाप्त हो गई हो तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित की गई हो। प्रारंभिक इसमें एक अंतिम डिक्री के लिए एक बात कही गई है,
अपील का अगर समय निकल गया है, कोई आदेश हुआ है और उसमें अपील करने का जो समय था वो निकल चुका है, तो क्या होगा, अंतिम डिक्री होगी। या उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई आदेश दे दिया गया है तो उसको भी अंतिम डिक्री बोलेंगे। प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री में अंतर। अब यहाँ पे दोनों की तुलना करी जाएगी, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। तो आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। तो प्रारंभिक डिक्री का पहला पॉइंट देखेंगे। प्रारंभिक डिक्री में कुछ और भी कार्यवाही की जानी बाकी रहती है। फिर अंतिम डिक्री में क्या है, अंतिम डिक्री में कुछ भी कार्यवाही शेष नहीं रहती है। नंबर 2, प्रत्येक मामले में प्रारंभिक डिक्री पारित करना आवश्यक नहीं होता है। और इधर देखिए, प्रत्येक वाद में अंतिम डिक्री पारित किया जाना आवश्यक होता है। फिर तीसरा बिंदु, अंतिम डिक्री पारित किए जाने के पूर्व प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है। मतलब अंतिम डिक्री से पहले प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है। और इधर देखें, अंतिम डिक्री या तो सीधे पारित की जाती है या प्रारंभिक डिक्री पारित किए जाने के बाद पारित की जाती है। चौथा बिंदु देखेंगे, प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री पर निर्भर नहीं करती, लेकिन अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री पर निर्भर करती है तथा अंतिम डिक्री पारित हो जाने के बाद प्रारंभिक डिक्री अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ये हमने जाना प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री में अंतर, और हमने जाना डिक्री क्या होती है। इसके बाद प्रश्न और देखेंगे। प्रश्न देखेंगे, प्रांग न्याय का सिद्धांत लोकहित का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। क्या यह सिद्धांत सहवादियों पर लागू होता है? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से देखेंगे। प्रांग न्याय की परिभाषा दीजिए। प्रांग न्याय के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से देखेंगे। पूर्व न्याय क्या है? पूर्व न्याय के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसी को रेस जुडिकेटा या जुडिकाटा भी बोलते हैं। फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से देखेंगे। प्रांग न्याय को समझाइए। प्रांग न्याय के सिद्धांत के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। फिर इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से देखें। प्रांग न्याय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? प्रांग न्याय के आवश्यक तत्वों को बताइए। तो कुल मिला के मैंने 1 2 3 4 5 प्रकार से इस प्रश्न को रखने के 5 तरीके हमने आपको बताए। तो अब हम जानेंगे प्रांग न्याय होता क्या है। देखिए, प्रांग न्याय का सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत है रेस जुडिकाटा। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। तो ये आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है, इसके बारे में बताएं। तो आप समझेंगे कि प्रांग न्याय रेस जुडिकाटा क्या है। देखिए, प्रांग न्याय लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कोई चीज़ जिसका फैसला पहले कर दिया गया हो। जब एक बार किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक ही विषय पर एक ही पक्षकारों के बीच निर्णय दे दिया जाता है, तब फिर से उसी विषय पर उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारों के बीच वाद दायर नहीं किया जा सकता है। इस कथन को प्रांग न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। प्रांग न्याय के उद्देश्य अब हम देखते हैं। प्रांग न्याय के उद्देश्य, प्रांग न्याय के निम्न उद्देश्य हैं। दूसरे शब्दों में, प्रांग न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित 3 लैटिन सूक्तियों पर आधारित है। पहली सूक्ति क्या है? तो ये तीनों सूक्ति आप देखेंगे। तीनों सूक्ति का जो अर्थ है वो मैं बता रहा हूँ। पहली सूक्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी सूक्ति का जो अर्थ है वो है यह लोक हित में है
कि मुकदमेबाजी का अंत हो। और तीसरी सूक्ति का जो अर्थ है वो देखेंगे, पूर्व में दिए गए निर्णय को सत्य रूप में स्वीकार करना चाहिए। इन सूक्तियों को गुलाम अब्बास और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट सहित अनेक वादों में मान्यता दी गई है। प्रांग न्याय के सिद्धांत को डचेस ऑफ किंगस्टन के वाद में निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है कि समान क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय के निर्णय जो एक ही विषय पर एक ही पक्षकारों के बीच सीधे निर्णीत किया गया है, उसे एक अभिवचन के रूप में प्रतिबंधित करता है जो विषय किसी दूसरे न्यायालय में लंबित है। अनन्य क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय का निर्णय जो प्रत्यक्ष रूप से उसी विषय पर है, उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी मामले पर निश्चायक होता है यदि किसी भिन्न प्रयोजन के लिए दूसरे न्यायालय में लंबित है। अब एक वाद देखेंगे इसमें। सत्यचरण बनाम देवराजन AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 941 के वाद में प्रांग न्याय के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से उल्लिखित किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है देखते हैं। प्रांग न्याय का सिद्धांत एक ही वाद में दो प्रकरणों के बीच एक सीमा तक लागू होता है कि जब एक बार किसी सक्षम न्यायालय ने किसी विवादित विषय, चाहे वह तथ्य का हो या विधि का, पर किसी मामले का निपटारा कर दिया है, तब पक्षकारों को उसी मामले को बाद में किसी वाद या कार्यवाही को दायर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए देखें, क एक मालिक की हैसियत से ख के विरुद्ध उन दोनों के बीच किए गए संविदा के भंग के आधार पर वाद संस्थित करता है, जिसे खारिज कर दिया जाता है। बाद में ब आ के विरुद्ध उसी संविदा के आधार पर अभिकर्ता की हैसियत से वाद संस्थित नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि पश्चातवर्ती वाद प्रांग न्याय से वर्जित है। अब प्रांग न्याय के आवश्यक तत्व क्या हैं? एसेंशियल्स ऑफ रेस जुडिकाटा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में प्रांग न्याय को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार प्रांग न्याय के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से? पहला, दो वाद विषय। नंबर 2, एक ही पक्षकार। नंबर 3, एक ही हक। नंबर 4, विवादक विषय। नंबर 5, सक्षम न्यायालय। नंबर 6, सुना जाना एवं अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाना। अब जो प्रांग न्याय के आवश्यक तत्व हैं, इसमें जो पहला है दो वाद विषय, समझते हैं क्या है। धारा 11 के लागू होने के लिए पहला आवश्यक तत्व यह है कि दो वाद हों, पहला पूर्ववर्ती एवं दूसरा पश्चातवर्ती। प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्ववर्ती वाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जो दायर किए जाने वाले वाद से पूर्व ही निर्णीत किया जा चुका हो, चाहे वह पहले दायर किया गया हो या बाद में। वाद कब दायर किया गया था यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक ही पक्षकार, सेम पार्टी। ये मैं दूसरा बता रहा हूँ। प्रांग, जैसा कि हमें बताया गया इस परिभाषा के अनुसार प्रांग न्याय के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। आवश्यक तत्वों की श्रृंखला में मैं दूसरा आपको आवश्यक तत्व बता रहा हूँ कि एक ही पक्षकार। दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि दोनों वाद में एक ही पक्षकार हों। वाद के वास्तविक पक्षकार
उनके उत्तराधिकारी, सहवादी एवं सहप्रतिवादी वास्तविक पक्षकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो वास्तविक पक्षकार के अधीन दावा तो नहीं करते मगर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वे किसी वाद के पक्षकार माने जाते हैं। अब तीसरा आवश्यक तत्व देखेंगे, एक ही हक, सेम टाइटल। तीसरा आवश्यक तत्व है कि दोनों वादों में एक ही स्वत्व होना चाहिए। एक ही स्वत्व से तात्पर्य एक ही हैसियत से है, अर्थात वाद वाले पक्षकार पूर्व में किसी वाद में एक ही हक के लिए मुकदमेबाजी कर चुके हों। दोनों ही वादों में पक्षकारों के स्वत्व को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। चौथा आवश्यक तत्व देखेंगे, विवाद्य तथ्य, मैटर इन इशू। चौथा आवश्यक तत्व यह है कि पश्चातवर्ती एवं पूर्ववर्ती दोनों ही वादों में विवाद्यक विषय प्रत्यक्षतः या सारतः से एक ही हों, चाहे वो वास्तविक रूप में हों या विवक्षित रूप में हों। दूसरे वाद की विषय वस्तु समान अथवा भिन्न कुछ भी हो सकती है। स्पष्टीकरण 3 के अनुसार किसी वाद में विवाद्यक विषय प्रत्यक्षतः एवं सारतः तब कहा जाता है जब पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा उसका अभिकथन किया गया हो तथा दूसरे पक्षकार द्वारा उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया गया हो। स्पष्टीकरण 4 के अनुसार यदि विवाद बिंदु किसी वाद में आक्रमण या प्रतिरक्षा का आधार बनाया जा सकता था मगर बनाया नहीं गया, तब बाद में उस पर किसी दूसरे वाद में विवाद करने नहीं दिया जाएगा। पांचवा तथ्य देखेंगे, सक्षम न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट। पांचवा आवश्यक तत्व यह है कि जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद को विनिश्चित किया है उसे पश्चातवर्ती वाद का वितरण करने के लिए सक्षम होना चाहिए। पश्चातवर्ती वाद का विचारण करने के लिए सक्षम होना चाहिए। विचारण करने के लिए सक्षम होने से मतलब पश्चातवर्ती वाद का विचारण करने से है। स्पष्टीकरण 2 के अनुसार विचारण न्यायालय की सक्षमता का मानक विचारण न्यायालय पर लागू होता है, न कि अपील न्यायालय पर। स्पष्टीकरण 7 के अनुसार प्रांग न्याय के सिद्धांत न्यायालय की निष्पादन कार्यवाहियों पर लागू होता है। इसका छठा आवश्यक तत्व, सुना जाना एवं अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाना, heard and finally decided। छठवां एवं अंतिम आवश्यक तत्व यह है कि ऐसा कोई विवाद्यक विषय जो पश्चातवर्ती वाद में प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद्य हो, उसे पहले वाद में प्रत्यक्षतः एवं सारतः सुना गया एवं अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया होना चाहिए। सुने जाने एवं अंतिम रूप से विनिश्चित किए जाने से तात्पर्य यह है कि पूर्ववर्ती न्यायालय ने विवाद्यक विषय का विधितः पालन किया हो तथा गुण दोष को सुनने के बाद निर्णय दिया हो। सहवादियों के बीच प्रांग न्याय, रेस जुडिकाटा बिटवीन को प्लेंटिफ्स। सहवादियों के बीच प्रांग न्याय लागू होने की निम्नलिखित शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं देखते हैं। पहली शर्त, सहवादियों के प्रांग प्रांग न्याय तभी लागू होगा जबकि प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय दिया जाना आवश्यक हो तथा सहवादियों के बीच उनके हित पर परस्पर रूप से
विरोध किया गया हो। नंबर 2, सहवादियों का आपस में पहले ही निर्णय हो चुका हो। तीसरा, ऐसा प्रश्न जिसमें सहवादियों के हित परस्पर विरोधी हों तथा न्यायालय द्वारा सुनकर अंतिम विनिश्चय कर दिया गया हो। प्रांग न्याय के किसी भी प्रश्न पर न्यायालय को विचार करते समय शिववर्सन सिंह बनाम रामानंद प्रसाद नारायण सिंह 1916 पीसी 78 के मामले में प्रीसी का मतलब प्रीवी काउंसिल मामले में प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय पर न्यायालय को ध्यान रखना चाहिए जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि प्रांग न्याय का नियम प्राचीन पूर्ववर्ती न्यायिक दृष्टांत पर आधारित एक ऐसे विवेक द्वारा नियंत्रित है जो कि समय के लिए है। न्यायालयों द्वारा इस नियम का पालन करना किसी प्रारूप के प्राविधिक विचारों पर निर्भर नहीं करता है, अपितु विधि द्वारा मान्य सार तत्व की सीमाओं के अंदर ही होना चाहिए। तो अभी हमने प्रश्न देखा प्रांग न्याय का सिद्धांत। अब हम प्रश्न देखेंगे विचाराधीन न्याय से आप क्या समझते हैं, यह प्रांग न्याय से किस प्रकार भिन्न है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से लंबितवाद के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडिस। तो हम आइए देखते हैं लंबितवाद रेस सबजुडिस। जब कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित हो तब उसी विवादक पर उन्हीं पक्षकारों बीच वाद दायर करने से रोकने को लंबित वाद का सिद्धांत कहा जाता है। लंबित वाद को विचाराधीन वाद, न्यायाधीन वाद या वाद को रोक दिया जाना भी कहा जाता है। यह प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में दिया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडिस, ये जो प्रावधान है ये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस धारा का उद्देश्य दो समान क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को एक ही समय में उसी वाद कारण को, उसी विषय वस्तु और उसी अनुतोष के संबंध में दो समान वादों को ग्रहण करने या उन पर निर्णय करने से रोकना है। विधायी नीति यह है कि पक्षकारों को एक वाद तक सीमित रखा जाए तथा उसी वाद कारणों के संबंध में दो या दो से अधिक न्यायालयों द्वारा भिन्न भिन्न निर्णयों को देने की संभावना को समाप्त किया जाए। ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालयों द्वारा वादों का विचारण कर निर्णय दिया जाता है तो ऐसी डिक्री शून्य होगी। वाद का रोक दिया जाना, स्टे ऑफ सूट। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी भी मामले के विचारण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगा जिसमें विवादक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्व संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षता एवं सारता हो। आइए जानते हैं लंबित वाद के आवश्यक तत्व। धारा 10 में लंबित वाद अर्थात वाद के रोक दिए जाने के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला, धारा 10 का पहला आवश्यक तत्व यह है कि दो वाद हों जिसमें एक वाद पहले दायर किया गया हो तथा दूसरा बाद में यानी पश्चातवर्ती संस्थित है। दूसरा देखेंगे, पश्चातवर्ती वाद में विवादित विषय प्रत्यतः एवं सारतः वही होना चाहिए जो
वह पूर्ववर्ती वाद में विवाद्य हो। अब एक केस है यहाँ पे देखते हैं। श्री राम तिवारी बनाम भोली देवी AIR 1994 पटना 76 के वाद में यह निर्णय दिया गया कि पश्चातवर्ती वाद को स्थगित करने के लिए आत्यांतिक रूप से यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ववर्ती संस्थितवाद एवं पश्चातवर्तीवाद की विषय वस्तु समान हो, अपितु यह आवश्यक है कि कहीं पूर्ववर्तीवाद का निर्णय पश्चातवर्तीवाद को प्रांग न्याय के रूप में तो प्रभावित तो नहीं कर रहा है। तीसरा देखेंगे, दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकारों के बीच होना चाहिए या ऐसे पक्षकारों के बीच होना चाहिए जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हों। पक्षकार शब्द के अंतर्गत उनके उत्तराधिकारी भी आते हैं। चौथा तत्व देखते हैं। धारा 10 लागू होने के लिए चौथा आवश्यक तत्व यह है कि पक्षकार दोनों ही वादों में एक ही स्वत्व के अधीन मुकदमेबाजी कर रहे हों। पांचवा देखेंगे, वह न्यायालय जिसमें पूर्व में दायर किया गया वाद लंबित हो, बाद में दायर किए गए वाद में चाहे गए अनुतोष को देने के लिए उस सक्षम होना चाहिए, अर्थात वह न्यायालय मुकदमा सुनने का क्षेत्राधिकार रखता हो। इसके अंतर्गत देखते हैं पॉइंट 1, पूर्व संस्थित पहले संस्थित वाद लंबित होना चाहिए। वाद को उसी न्यायालय में लंबित होना चाहिए जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है। पॉइंट 2, भारत में स्थित कोई भी न्यायालय चाहे भले ही वह ऊंची नीची या समान अधिकारिता रखता हो, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि अनुतोष देने हेतु सक्षम हो। तीसरा देखेंगे, थर्ड पॉइंट, भारत से बाहर का कोई न्यायालय जो केंद्रीय सरकार द्वारा चालू रखा गया है या स्थापित किया गया है। फोर्थ पॉइंट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। यहाँ पे एक केस देखते हैं और मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 577 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि इस धारा के प्रावधान आज्ञापरक मैंडेटरी हैं, अतः इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। एक और केस देखते हैं, शांति स्वरूप शर्मा बनाम अब्दुल रहमान AIR 1965 MP 55 के वाद में यह निर्णय दिया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के प्रावधान चूंकि प्रक्रियात्मक है और इसका अभित्याग किया जा सकता है। अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में वर्णित नियम के विरुद्ध पारित की गई डिक्री शून्य होती है। चूँकि शून्य डिक्री कोई डिक्री ही नहीं होती है, अतः उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत पारित डिक्री या आदेश से पीड़ित पक्षकार पुनरीक्षण का प्रार्थना कर सकता है। धारा 10 के अपवाद, लंबित वाद का सिद्धांत यह विचाराधीन वाद का सिद्धांत निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होता है। किन में लागू नहीं होता है? पहला बिंदु देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती वाद किसी विदेशी न्यायालय में संस्थित किया गया है, तब उसी वाद हेतु पर भारत के किसी न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट इज, संक्षिप्त वादों पर भी विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसका कारण यह है कि संक्षिप्त वाद में विचारण का प्रारंभ
वास्तव में तब माना जाता है जब न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा करने की अनुमति दी जाती है। थर्ड पॉइंट इज धारा 10 के उपबंध कुछ अंतरिम आदेशों पर भी लागू नहीं होते हैं, जैसे स्थगन, निर्णयपूर्ण कुर्की, व्यादेश, प्रापक की नियुक्ति आदि। आइए देखते हैं, क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। प्रांग न्याय और विचाराधीन वाद में डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस। तो पहला अंतर प्रांग न्याय, तो पहला देखते हैं, प्रांग न्याय का नियम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में उपबंधित है। और विचाराधीनवाद या लंबितवाद का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में उपबंधित है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब किसी वाद में किसी विवादक का एक ही विषय पर पक्षकारों के बीच किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया हो, तब उसी विषय पर उन्हीं पक्षकारों के बीच पुनः वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है। इसी को प्रांग न्याय का नियम कहते हैं। अब विचाराधीन वाद में देखेंगे, जहाँ किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित हो, तब लंबित वाद के विवादक एवं पक्षकारों के बीच नया वाद संस्थित करने से रोकने के नियम के लंबित वाद या विचाराधीन वाद का नियम कहते हैं। अब तीसरा अंतर देखेंगे, प्रांग न्याय का उद्देश्य है मुकदमेबाजी का अंत करना या किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा परेशान न किया जाना। विचाराधीन वाद का उद्देश्य है दो समान अधिकारिता वाले न्यायालयों द्वारा दो समांतर वादों को एक ही साथ ग्रहण न करना तथा इनके द्वारा दिए जाने वाली डिक्रियों की विरोधाभास को रोकना। चौथा अंतर देखेंगे, प्रांग न्याय का नियम ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर किसी वाद में पहले ही निर्णय हो चुका रहता है। विचाराधीन वाद का नियम ऐसे विषय से संबंधित है जो न्यायिक विचारण के अधीन हो तथा जिस पर अभी निर्णय दिया जाना हो। पांचवा अंतर देखेंगे, प्रांग न्याय में पूर्ववर्ती वाद का आशय किसी वाद का पहले ही निर्णय होने से है। विचाराधीन वाद में पूर्ववर्ती वाद का आशय समय के संदर्भ में पहले ही दायर किए गए वाद से है। दीवानी प्रकृति के वाद, ये प्रश्न आप देखिए, दीवानी प्रकृति के वाद के सिद्धांत की उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से विवेचना कीजिए। दीवानी प्रकृति के वाद क्या होते हैं? अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से रखा गया है। न्यायालयों को सभी सिविल प्रकृति के वादों का विचारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। न्यायालयों को सभी सिविल प्रकृति के वादों का विचारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जब तक कि उनका संज्ञान वर्जित न हो। इस कथन के संदर्भ में सिविल प्रकृति के वादों की व्याख्या कीजिए। फिर देखिए प्रश्न का दूसरा स्वरूप, दीवानी प्रकृति के वाद से आप क्या समझते हैं, समझाइए। फिर इसको अलग तरीके से, सिविल प्रकृति के वाद से आप क्या समझते हैं, वादों की सहायता से समझाइए। अब हम देखेंगे सिविल प्रकृति के वाद, सूट ऑफ सिविल नेचर। दीवानी या सिविल एक ही बात है। दीवानी प्रकृति का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न तो परिभाषित है और न ही स्पष्टीकृत है। सामान्यतया सिविल शब्द का अर्थ होता है एक व्यक्ति के रूप में नागरिक से संबंधित दीवानी अधिकार। सिविल शब्द के अंतर्गत दीवानी अधिकारों का अवधारण एवं प्रवर्तन आता है।
संहिता की धारा 9 में सिविल प्रकृति के दावे से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए सिविल न्यायालय प्रत्येक सिविल मामले का विचारण कर सकेगा जब तक कि अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से उसके द्वारा मामले का संज्ञान करना वर्जित न हो। धारा 9 के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार सिविल प्रकृति का वाद उस वाद को कहा जाता है जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी या अन्य कोई सिविल अधिकार निहित हो। धार्मिक, राजनैतिक या आपराधिक प्रश्न सिविल प्रकृति के वाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन से वाद सिविल प्रकृति के अंतर्गत नहीं आते? धार्मिक, राजनैतिक या आपराधिक। सिविल प्रकृति के वाद की विषय वस्तु। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट्स ऑफ सिविल नेचर। किसी वाद के संबंध में यह निर्णय करना कि वह सिविल प्रकृति का है या नहीं वाद के पक्षकारों की हैसियत पर नहीं है। क्या कहता है? अर्थात सिविल वाद के पक्षकारों की हैसियत पर नहीं है, अपितु वाद की विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अर्थात सिविल प्रकृति के वाद में उसकी विषय वस्तु का विशेष महत्व होता है तथा इसी के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि वह सिविल प्रकृति का वाद है या नहीं। स्पष्टीकरण 1 के अनुसार संपत्ति या किसी पद का अधिकार निम्न आधार पर निर्धारित किया जाएगा। नंबर 1, धार्मिक रीति रिवाज संबंधी प्रश्न। नंबर 2, धार्मिक रस्मों से संबंधित प्रश्न। लेकिन इस बारे में यह महत्वहीन होगा कि क्या विवादित पक्ष से कोई शुल्क जुड़ा है या कि क्या ऐसा पद किसी स्थान विशेष से जुड़ा है। सिविल वाद, सिविल सूट। निम्नलिखित वाद सिविल प्रकृति के वाद हैं। नंबर 1, किसी मंदिर में धार्मिक उत्सव मनाने का अधिकार एक दीवानी अधिकार है। सम्मानों का ऐसा अधिकार जो किसी पद से जुड़ा हो किसी वाद की विषय वस्तु बन सकता है। नंबर 2, मंदिर के पुजारी के विश्वास के अनुसार किसी मंदिर में पूजा करने के अधिकार को स्थापित करने का वाद दीवानी प्रकृति का वाद है। किसी पूजा स्थान में प्रतिवादी को घुसने से रोकना एक दीवानी प्रकृति का वाद है। प्रश्न 3, सिविल प्रकृति के वाद की जो हम श्रृंखला बता रहे हैं उसमें तीसरा बिंदु, सार्वजनिक मार्ग पर जुलूस निकालने का अधिकार एक दीवानी अधिकार है और किसी न्यायालय में ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए वाद दायर किया जा सकता है। लेकिन किसी फोटो चित्र को जुलूस में ले जाना धार्मिक जुलूस निकालना नहीं होता है और उसे ले जाने के लिए सिविल वाद दायर नहीं किया जा सकता है। नंबर 4, किसी उम्मीदवार के चुनाव को विधि विरुद्ध घोषित करने का वाद सिविल प्रकृति का वाद होता है। नंबर 5, मंदिर में पूजा पर चढ़ाई गई चीज़ों में हिस्सा लेने का अधिकार सिविल अधिकार होता है। छठा बिंदु देखेंगे, किसी को जाति से निकालना उससे अपमान हुआ हो सिविल प्रकृति का वाद है, लेकिन केवल जातीय प्रश्न किसी सिविल वाद की विषय वस्तु नहीं बन सकता है। सातवां बिंदु देखेंगे, किसी स्थान विशेष पर मुर्दा गाड़ने के विवाद में सिविल वाद दाखिल किया जा सकता है। अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित सिविल वाद। निम्नलिखित वाद सिविल प्रकृति के नहीं हैं। कौन कौन से नहीं हैं? नंबर 1, लोक नीति के आधार पर वर्जित वाद
ऐसे वाद हैं जिनका संज्ञान लोक नीति या राजनीति के आधार पर वर्जित किया गया है। नंबर 2, एक ऐसा सिविलवाद जिसमें केवल जाति से संबंधित प्रश्न अंतर्वलित हों वह सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। नंबर 3, ऐसा सिविलवाद जिसमें केवल जाति से संबंधित प्रश्न उत्पन्न हो वह भी सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। नंबर 4, किसी भी अधिनियम या विधि द्वारा वर्णित वाद सिविल प्रकृति का नहीं हो सकता है। नंबर 5, ऐसा वाद जिसमें केवल गरिमा तथा सम्मान से संबंधित प्रश्न जुड़ा हो वह सिविल प्रकृति का वाद नहीं होता है। अब दीवानी प्रकृति के वाद का उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, एक सरकारी सेवक द्वारा अपने वेतन के बकाये के लिए लाया जाने वाला वाद दीवानी प्रकृति का वाद होगा और यदि सरकारी सेवक उक्त के लिए वाद संस्थित करता है तो ऐसा वाद न्यायालय द्वारा धारा 9 के अधीन ग्रहण किया जाएगा। नंबर 2, दूसरा उदाहरण देखेंगे। किसी धार्मिक संस्थान में घूमने के लिए व्यक्ति के अधिकार को स्थापित करने का वाद और पूजा के स्थान में घुसने से वादी को रोकने संबंधी वाद दीवानी प्रकृति का वाद है। तीसरा उदाहरण, सार्वजनिक मार्गों पर जुलूस निकालने का अधिकार एक दीवानी अधिकार को है। दीवानी अधिकार नहीं, दीवानी अधिकारी। फिर से मैं उदाहरण 3 देख रहा हूँ। सार्वजनिक मार्गों पर जुलूस निकालने का अधिकार एक दीवानी अधिकारी को है और किसी न्यायालय में ऐसे अधिकार के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है। ऐसा जुलूस राजनीतिक सामाजिक कार्यों के लिए भी हो सकता है। चौथा उदाहरण देखेंगे। मत देने का अधिकार एक दीवानी अधिकार को है और जब कभी भी इस अधिकार का हनन होता है तो दीवानी वाद लाया जा सकता है। तो ये हमने जाना दीवानी प्रकृति के वाद कैसे होते हैं, उदाहरण सहित हमने जाना। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे।